Hello guys, welcome to the lecture 5 of capacitors by Vidyamandar classes in collaboration with Doubtnut guys. My name is Jitin Gupta. इस पिछले क्लास के अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इनसाइड कैपेसिटर प्लेट्स देखा था और दो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन जिनकी हमने बात करी थी. वन वाज द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो जो ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने बात करी थी कि अगर स्लैब्स ऐसे अरेंज होगी तो हम इस सिस्टम को दो डिफरेंट कैपेसिटर्स का एक सीरीज कॉम्बिनेशन इमेजिन कर सकते हैं. पहला कैपेसिटर जिसके अंदर पहली वाली स्लैब है और दूसरा कैपेसिटर जिसके अंदर दूसरी वाली स्लैब है, कंप्लीटली फिल कर रही है दोनों स्लैब्स कैपेसिटर के बीच की स्पेस. तो यहाँ पे फिर इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2. C1 की वैल्यू हम रख सकते हैं K1 अपसाइल नॉट A, सबका सेम है, बाय D1. C2 की वैल्यू K2 अपसाइल नॉट A डिवाइड बाय D2. एंड जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में आ जाएगी गाइस, वो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. जैसे हम सीरीज के अंदर कैपेसिटेंसेस ऐड करते हैं, वहां से ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा. तो जब भी अगर एक से ज्यादा मतलब स्लैब्स हैं, दो हैं, तीन है, चार है, you can always break. If they are in series, you can break them in many capacitors in series. और फिर हमें सीरीज में कैपेसिटेंसेस को कैसे मैनिपुलेट करके एक सिंगल कैपेसिटेंस निकालनी होती है, वो हमें ऑलरेडी पता है. अगर n कैपेसिटर्स हैं तो हम बोलेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन. सिमिलरली गाइस, अगर मेरे पास दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन है विच इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसके अंदर क्या है अरेंजमेंट, एक स्लैब के ऊपर दूसरी स्लैब. तो यहाँ पे दोनों की विड्थ सेम है बट एरिया डिफरेंट. एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को दो डिफरेंट पार्ट्स में काट देते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट. एंड बोथ पार्ट्स आर इन पैरेलल. एंड ऊपर वाले पार्ट में slab 1 is completely filling the space between the plates, and नीचे वाले कैपेसिटर के अंदर slab 2 is completely filling the space between the plates. तो गाइस यहाँ पे अगर इसकी कैपेसिटेंस अगर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे C1 है और यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो हम C1 और C2 की वैल्यूज लिख पाएंगे. जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसका एरिया A1 है अगर, तो मैं लिख सकता हूँ कि K1 अपसाइल नॉट A1 बाई D, क्योंकि D विड्थ बिटवीन द प्लेट्स दोनों केसेस में सेम है, ऊपर और नीचे. सिमिलरली C2 की वैल्यू आ जाएगी K1 अपसाइल नॉट A2 बाई D. एंड क्योंकि ये दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी गाइस वो C1 प्लस C2 बन जाएगी. तो दिस वाज द थिंग्स वी डिस्कस्ड इन द लास्ट प्रीवियस क्लास. पिछली क्लास में हमने ये सारी बातें करी. ऑलराइट गाइस, नाउ हम आज के लेक्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं गाइस, व्हिच इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स. कि जब हम बैटरी के साथ एक कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर को लगाते हैं, तो हमें पता है, हम पहले बात कर चुके हैं कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज का फ्लो मेंटेन रहता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है. बट आज हम देखने जा रहे हैं बीच में क्या होगा, कि अभी मैंने जैसे ही स्विच बंद करा और वो कंप्लीटली चार्ज हो रहा है, तो बीच वाला प्रोसेस कि बीच में क्या हो रहा है कि जीरो से लेके जब वो फाइनल वैल्यू हम पहुंच रहे हैं, तो ये जो बीच वाला टाइम है उसमें क्या कहानी चल रही थी, उसमें कैपेसिटर की प्लेट पे क्या चार्ज था, उस टाइम पे सर्किट के अंदर क्या करंट था, वो सारी हम बातें करना चाह रहे हैं गाइस. सो पहले हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स की, कि कैपेसिटर लेंगे, खाली कैपेसिटर लेंगे, कोई चार्ज नहीं होगा, उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किसी भी टाइम टी पे उस पर चार्ज बताना हो तो हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते. सिमिलरली फिर उसके हम बहुत सारे केसेस देखने के बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के, फाइनली हम एक डिस्चार्जिंग वाला केस करेंगे कि कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज है और उसको एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया. तो उससे क्या होगा कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी लूज करेगा और वो हीट की फॉर्म में जाएगी रेजिस्टर में और इवेंचुअली वो डिस्चार्ज हो जाएगा. तो वो डिस्चार्ज हो रहा होगा तो बीच में इनिशियली उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, फाइनली वो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, उसका चार्ज उड़ जाएगा. बट बीच में क्या होगा, बीच में क्या टाइम जो स्पेंड होगा, उसमें क्या क्या कहानी चल रही होगी, वो हम देखना चाहते हैं. एंड गाइस, दिस इज अगेन, मैं एडवांस या मेंस किसी की बात करूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कैपेसिटर्स. हमने जितनी भी कहानी गाथा अभी तक पढ़ी है, दैट इज बिकॉज कि हम ये वाले पार्ट्स को बढ़िया से समझ सकें. तो यहाँ पे हमें हमारा दिमाग बिल्कुल खुला रख के, बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेंट्रेट करके, ध्यान से एक एक बात जो मैं बोलने वाला हूँ, वी हैव टू लिसन टू दैट एंड नोट इट डाउन. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सिर्फ कैपेसिटर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, पूरा सर्किट्स की जो स्टडी है, हम जो अभी आगे एक और
एलिमेंट इसके अंदर डालेंगे कॉम्बिनेशन के अंदर, रेजिस्टर आगे, कैपेसिटर आगे, एक इंडक्टर भी आएगा। तो आगे जितनी भी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम होने वाली है, जब भी हम जी एडवांस की बात करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जनरल, हम सर्किट्स की जब भी बात करते हैं। तो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप योर फोकस, प्लीज बी डिटरमाइंड कि हाँ यार ये तो बढ़िया से सीख के निकलना ही है आज, एंड बढ़िया से सीख के निकलेंगे, गारंटी। सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं गाइज चार्जिंग। चार्जिंग वाली जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सर्किट ले रहा हूँ कि मेरे पास एक सर्किट में एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई दे रखी है, मेरे पास सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर है, आर रेजिस्टेंस उसकी दे रखी है, और एक कैपेसिटर है जो अनचार्ज है, इनिशियली उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे एक स्विच भी है, स्विच को ओपन क्लोज करके मैं सर्किट को ओपन क्लोज कर सकता हूँ। तो अभी सर्किट खुला हुआ है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, स्विच इज ओपन, कुछ नहीं है, पूरा एक सर्किट लूप कंप्लीटेड ही नहीं। अब हमें दे रखा है कि इस स्टेट में जब सर्किट ओपन था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर है जीरो, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर ने कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर रखी है, और अब ये बोल रहे हैं कि एट टी इज इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज। स्विच बंद करने के बाद क्या कहानी होगी गाइस? तो स्विच बंद करने के बाद गाइस देखो, सिंपल सी बहुत सारी कुछ छोटी छोटी सिंपल सी बातें हैं जिनको हम यूज करके, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके हम इसकी पूरी कहानी बता सकते हैं कि इसकी लाइफ में आगे क्या होना है, जैसे ही मैं स्विच बंद करूंगा क्या होने वाला है। कहीं हमें फाइनल पता है कि क्या होने वाला है, बहुत देर बाद क्या होगा कि कैपेसिटर पे जो चार्ज आना होगा वो आ चुका होगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से मैच करेगा, वो भी हम देखेंगे। बट पहली जो सबसे कॉमन सेंसिकल चीज है, मैं यहां पे ये बोल सकता हूँ गाइस कि जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच द चार्ज ऑन कैपेसिटर वाज जीरो। अब बोलोगे भैया ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, तो ऊपर भी लिखी है, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं कॉमन सेंस लगा के ये सोचूंगा तो ये चीज भी कि जस्ट आफ्टर, कि स्विच बंद करते ही, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, बंद करते ही, जैसे ही मैंने स्विच को बंद करा, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज स्टिल जीरो। कि देखो चार्ज आएगा जब करंट, या मतलब चार्ज फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, चार्ज फ्लो करेगा तो उसको कुछ टाइम लगेगा ना, कि वो क्या करता है, बैटरी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज पुश करती है कैपेसिटर के, तो उस चार्ज को कुछ मूव करने में अक्रॉस द सर्किट टाइम लगेगा। तो एकदम से अगर मैं देखता हूँ स्विच बंद करते मेरे से, स्विच बंद करने से जस्ट पहले जीरो था अमाउंट कैपेसिटर के पास चार्ज का, तो जैसे ही बंद करा है उस टाइम पे भी जीरो है, कि उसको टाइम लगेगा चार्ज को आके डिपॉजिट होने में। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ ये लिखने का तरीका है गाइस अपना मैथमेटिकली लिखने का, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ कि चार्ज एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस। तो जीरो माइनस का मतलब क्या होता है कि जीरो इज इक्वल टू जीरो से जस्ट पहले वाला इंस्टेंट, कि जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच, just before closing the switch एंड गाइस यहां पे ये वाला जो इंस्टेंट है जीरो प्लस, कि जीरो के जस्ट बाद वाला मोमेंट, जस्ट जीरो से थोड़ा सा आगे निकल गए, तो जस्ट आफ्टर वाली फीलिंग कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो हमारे पास जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच का चार्ज पता है, तो फिर हमें जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच का पता है। यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली भी शो करता हूँ कि एट इज इक्वल टू जीरो माइनस जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर वाज जीरो, सो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एट इज इक्वल टू जीरो प्लस, इस कैपेसिटर की प्लेट पे अभी भी कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। अब हमें बात बतानी है कि यार अभी ठीक है चार्ज तो पता लग गया कैपेसिटर पे, बट करंट वरेंट की क्या चीजें चल रही है यहाँ पे। तो करंट के रिस्पेक्ट में बोलूंगा गाइस, यहाँ पे कुछ मैं मान सकता हूँ कि ये बैटरी है, और बैटरी की वजह से मे बी सर्किट के अंदर कुछ करंट है, मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने अज्यूम कर लिया। जब भी मुझे चीजें नहीं पता होती है मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इस सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ करंट है।
तो गाइज मैं इस करंट की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कि अगर करंट होगा इनिशियली, स्विच बंद करती है, अगर सर्किट के अंदर कुछ करंट होगा कैसे निकालें। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे गाइज, केवीएल यूज करेंगे। कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ओ बोल दिया इसको, और मैंने अपने लूप के अंदर मूव करने की डायरेक्शन, केवीएल के अंदर हमें एक सर्कुलेशन की डायरेक्शन देखनी होती है, मैंने इस केस में क्लॉकवाइज ही कर दी है। तो यहाँ पे जाते आते मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हर एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन आएगी वो देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं बैटरी के अक्रॉस देख रहा हूँ, जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, बैटरी में राइट से लेफ्ट मूव करूंगा, तो मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस ई। फिर मैं जब रेजिस्टर के अक्रॉस मूव करूंगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस में नीचे से ऊपर मूव कर रहा हूँ, करंट भी नीचे से ऊपर ही है, तो मतलब ओम्स लॉ लगाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटना चाहिए, तो मैं लिखूंगा माइनस आई आर। और फिर मैं कैपेसिटर के क्रॉस जाऊंगा, और कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। तो गाइस चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूंगा, तो चार्ज तो जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा इसका, जीरो। कैपेसिटर की वजह से पोटेंशियल में कोई कंट्रीब्यूशन आएगा। और फिर मैं घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो फिर मैंने फिर से जीरो कर दिया कि सेम पॉइंट पे पहुंच के पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो यहाँ पे ये चीज मुझे क्या मिल जाएगी कि करंट जो है इस इंस्टेंट पे वो है ई बाय आर, इसको सॉल्व करने पे। तो ये कौन सा करंट है, दिस इज द करंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, करंट इन द लूप just after closing the switch। तो ये चीज मैंने निकाल लिया कि जैसे ही मैंने स्विच बंद करा, कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज जीरो है, बट सर्किट के अंदर कुछ करंट आ गया है, चार्ज फ्लो करने लग गया है, और किस रेट से फ्लो कर रहा है, ई बाय आर। अब हमें देखनी है, सीधा फाइनल पे चले आते हैं, इसकी चार्जिंग हो गई, सब कुछ काम खत्म हो गया, कैपेसिटर में जो चार्ज आना था आ चुका है। इस एक चीज तो ये यहाँ पे हमें इमेजिन करनी पड़ेगी कि कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ एक फाइनल चार्ज आके चार्ज एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा, किसी ना किसी पॉइंट पे चार्ज जो है उसकी एक वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, और उसके बाद चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अगर चार्ज अगर एक्यूमुलेट ही होता रहेगा गाइस, तो ऐसे तो कैपेसिटर की प्लेट पे फिर किसी टाइम बाद इनफाइनाइट चार्ज भी हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि आफ्टर सम टाइम the charge on the capacitor plate reaches a steady value। steady value का मतलब stops changing। एंड इस स्टेट को हम बोलते हैं कि कैपेसिटर अचीव्स स्टेडी। स्टेडी का क्या मतलब होता है गाइस, स्टेडी का मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी है लाइफ के अंदर, कि मेरी लाइफ स्टडी चल रही है, यहाँ भी सेम चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही लाइफ में, स्टेडी। तो कैपेसिटर पे गाइस एक स्टेडी वैल्यू ऑफ चार्ज आ जाएगी, और हम बोलेंगे कैपेसिटर अचीव्स स्टेडी स्टेट। चार्ज कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे सोचो कि अगर इसके ऊपर कुछ फाइनल चार्ज आ गया यहाँ पे क्यू एफ प्लस माइनस क्यू एफ, और चार्ज अब और नहीं आना, तो इसका मतलब क्या होगा गाइस कि यहाँ पे ये वाली जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट होगा, फाइनल करंट, वो जीरो होना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ करंट होगा तो फिर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज डिपॉजिट करेगा प्लेट। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि यार बहुत ज्यादा टाइम पास कर गया है, और बहुत ज्यादा टाइम के बाद ये एक रीजनेबल चीज है बोलना कि जो भी कैपेसिटिव प्लेट्स पे चार्ज आना होगा वो आ चुका होगा। तो आने के बाद जो ब्रांच जिसके अंदर कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच के अंदर करंट जीरो होना पड़ेगा। बट अगर इस ब्रांच के अंदर करंट जीरो है, तो मतलब हमारे पूरे सर्किट के अंदर करंट जीरो है।
तो करंट जीरो हो गया, और अब मैं फिर से यहां से स्टार्ट करता हुआ इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ अगर केवीएल लिखूंगा गाइस, तो आ जाएगा ई, इंक्रीज इन पोटेंशियल, बैटरीज के नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करे क्लॉकवाइज मूव करते हुए, फिर रेजिस्टर के क्रॉस मूव करे तो रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि उसके थ्रू करंट जीरो है, तो जीरो। और फिर मैं कैपेसिटर के क्रॉस मूव कर रहा हूँ, कैपेसिटर के क्रॉस में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल आएगा गाइस, और डिक्रीज कितने का आएगा, चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस दी कैपेसिटर, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। और जो मेरे पास फाइनल चार्ज आएगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, जो फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, वो सी टाइम्स है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, दूसरे तीसरे लेक्चर ऑफ कैपेसिटर में देख चुके हैं हम कि कैपेसिटर को जब मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो क्या होता है। तो हम बट जब पिछले केस में बात कर रहे थे हमने देखा था कि इनिशियली अनचार्ज है, फाइनली सी आ रही है। आज के लेक्चर में क्या डिफरेंट है कि आज हम अब ये वाली चीजें तो जो जानते हैं वो तो जानते हैं ऑलरेडी, बट आगे क्या होने वाला, बीच में क्या है चार्ज की वैल्यू, कि अगर मुझसे बोलता है कि 1.5 सेकंड बाद कितना चार्ज है या 2 सेकंड बाद कितना चार्ज है कैपेसिटर पे, वो सारी चीजें भी मैं बता जाता हूँ कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम। अच्छा गाइस, यहाँ पे चार्ज की बात हो गई फाइनली, और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज ई, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की ईएमएफ के बराबर हो गया। तो यहाँ पे गाइस एट एनी टाइम टी की जब मैं बात करता हूं, तो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है कि रैंडम टाइम टी पे कैपेसिटर की लाइफ में क्या चल रहा है। और जब मुझे चीजें नहीं पता होती हैं कि क्या चल रहा है, तो मैं चीजें अज्यूम करने की कोशिश करता हूँ कि पहली चीज मैंने करंट मान लिया कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है सर्किट के अंदर, फिर मैंने मान लिया कि कैपेसिटर पे कुछ चार्ज होगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ टाइम बीत चुका है मे बी, और फाइनल जो चार्ज है सी उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि बीच का कोई इंस्टेंट देख रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया प्लस माइनस स्मॉल, तो ये मेरा चार्ज आ गया। अब मैं इस सर्किट के लिए ये जो नई चीजें मैंने अज्यूम करी है कि जो दो नए वेरिएबल मैंने यहाँ पे निकाले हैं, एक करंट की वैल्यू आई मुझे नहीं पता है, और एक चार्ज की वैल्यू क्यू स्मॉल क्यू वो भी मुझे नहीं पता है, तो उनके बीच में एक इक्वेशन में बना सकता हूँ यूजिंग केवीएल। यहाँ से स्टार्ट करा ओ पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए, मैं लिखूंगा यहाँ पे अप्लाइंग केवीएल ई माइनस आई आर, माइनस क्योंकि चार्ज मैंने लेफ्ट वाली पे पॉजिटिव लिया है और मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल का, तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू, एंड गाइज मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। अब गाइज मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, वो सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे ऑल्दो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स, दो अननोन इन्वॉल्व हैं क्यू और आई, बट क्यू और आई में आपस में रिलेशन, कि अगर ये कैपेसिटर की प्लेट कुछ ऐसी है, पहला केस देखते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट वाली प्लेट पे पॉजिटिव क्यू और राइट वाली प्लेट पे नेगेटिव क्यू, और करंट आई आ रहा है। करंट क्या होता है गाइस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे करंट आई की वजह से ही तो क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि वो इस वाली प्लेट पे चार्ज बढ़ा रही है, तो क्यू की वैल्यू बढ़ रही है करंट जिस डायरेक्शन में हमने पहले वाले केस में शो कर रखा है। तो पहले वाले केस की अगर मैं बात करूंगा गाइस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो करंट होगा ना गाइस, आई। तो यहाँ पे बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस आई है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा वाला केस है गाइस, दूसरे वाले केस को अगर मैं देखता हूं, तो यहाँ पे करंट निकल रहा है पॉजिटिव वाली प्लेट से बाहर की तरफ, निकल रहा है, लीव कर रहा है। तो लीव कर रहा है तो यहाँ पे अब चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डी क्यू बाई डी टी है, जो रेट ऑफ चेंज है, वो माइनस आई है, आई रेट से निकल रहा है और डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले तो माइनस आई। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास सिचुएशन, जो मैंने वेरिएबल्स अज्यूम करे थे, तो मैंने जो डायरेक्शन यहाँ पे ली थी गाइस, उस केस में ये वाली जो प्लेट है प्लस क्यू, इसको चार्ज एंटर कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि इसको चार्ज एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा गाइस, आई विल टेक केस वन, ये वाला केस हमारे लिए, इस वाले केस के लिए ये रिलेवेंट है कि डी क्यू बाई डी टी इज प्लस आई। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा अमेजिंग कर सकता हूँ, ट्राई टू फोकस,
पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ. CE माइनस क्यू डिवाइडेड बाई C इज IR. और फिर मैं ये गाइस सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी मेरे पास कि CE माइनस क्यू बाई C इज इक्वल टू I की जगह लिख रहा हूं मैं प्लस DQ बाई इनटू R. एंड यहाँ पे गाइस अब मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूँ चीजों को, थोड़ा सा ध्यान देना. Q वाली टर्म्स को एक साइड, T वाली टर्म्स को एक साइड, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा DQ डिवाइडेड बाय CE माइनस Q इज इक्वल टू DT डिवाइडेड बाय CR. तो ये गाइस मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं यहाँ पे. और अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूं तो गाइस t इज इक्वल टू 0 पे जब टाइम की शुरुआत हुई थी तब हमने बोला था कि कैपेसिटर की प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है. तो जो ये Q है, स्मॉल q, कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो 0 है इनिशियली. और हम इंटरेस्टेड है कि एट एनी टाइम टी, किसी भी रैंडम टाइम टी पे कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज क्यों निकल रहा है. तो मैंने यहाँ पे ये लिमिट्स ऐसे डाल दी. और जैसे ही मैं ये लिमिट्स डालूंगा गाइस, मेरे पास यहाँ पे ये सॉल्व करके क्या आएगा, थिंक अबाउट दिस. जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी इंटीग्रेशन इज प्लेन एंड सिंपल -1 ln ऑफ CE माइनस क्यू. ये तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा गाइस. और यहाँ पे हमें लिमिट्स डालनी होगी, कहां से कहां, 0 से Q, एंड दैट इज इक्वल टू dt की इंटीग्रेशन तो t आ जाएगी. तो दिस विल बी माय इंटीग्रल. तो गाइस अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ. यहाँ पे लिमिट्स अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ln ऑफ CE माइनस क्यू माइनस ln ऑफ CE, क्योंकि जब मैं दूसरी लोअर लिमिट पुट करूंगा तो क्योंकि वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू, और ये वाला जो माइनस साइन था इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊंगा. तो ये बन जाएगा -t/CR. और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी ln ऑफ CE माइनस क्यू डिवाइडेड बाय CE इज इक्वल टू -t/CR. एंड इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते गाइस, तो याद आएगा CE माइनस क्यू बाई सी को मैं लिख सकता हूँ गाइस 1 माइनस क्यू बाई CE इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t/CR. और जैसे ही मेरे पास ये आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ कि Q डिवाइडेड बाई सी, Q बाई सी को इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए, तो ये बन जाएगा Q बाई सी इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/CR. एंड फाइनली गाइज मेरे पास आंसर आ जाएगा कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/CR. दिस इज माई चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. कि अब मैं कोई भी टाइम का इंस्टेंट डाल के यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि मेरा चार्ज कैसे वेरी कर रहा है. और जैसे ही मेरे पास चार्ज आ जाता है गाइज, तो मैं ये दो चीजें भी सीधा लिख सकता हूँ कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है वो Q बाई सी होता है. तो यहाँ पे जब मैं C से इसको डिवाइड कर दूंगा तो थिंक अबाउट दिस, बस C कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा E 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/CR. एंड गाइज यहाँ पे जब मैं पोटेंशियल की जगह, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसकी जगह अगर मैं करंट निकालूंगा तो करंट है गाइस dQ/dt. जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक तो ये टर्म है CE वाली, जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दूंगा तो ये बन जाएगा CE माइनस CE e टू द पावर माइनस t/CR. तो पहली टर्म तो अपने आप ही जीरो हो जाएगी, CE कांस्टेंट है. दूसरी टर्म को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा माइनस C तो कांस्टेंट था, और e टू द पावर माइनस t/CR को डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा माइनस 1/CR इंटू e टू द पावर माइनस t/CR. तो गाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आ जाएगा I इज इक्वल टू C और C कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस बन गया गाइज. तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा I इज इक्वल टू E/R e टू द पावर माइनस t/CR. तो यहाँ पे मैं तीनों फंक्शंस एक साथ लिख देता हूँ गाइज. चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/CR या RC. Potential difference across the capacitor is E 1 minus e to the power minus t by RC.
and guys current through the capacitor is E by R e to the power minus t by CR या RC। तो ये मेरे पास तीन फंक्शन आ गए हैं गाइस जो मैं निकालना चाहता था, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो गाइस ये एनालिसिस जो हमने करा कि ठीक है, इनिशियल स्टेजेस देख ली और बीच का सेटअप देख लिया कि बीच में क्या हो रहा है यूजिंग केवीएल, एंड एक इक्वेशन बना ली जो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक इक्वेशन इन चार्ज एंड टाइम। तो वो इक्वेशन बना के उसको इंटीग्रेट करा, आंसर निकाल लिया। दैट इज द की। तो यही चीज हम हर बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले क्वेश्चन में रिपीट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर अब देखते हैं तो इन जनरल लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये जो मैंने रिजल्ट निकाले हैं ये सही है भी या नहीं। क्योंकि मुझे क्या क्या चीजें पता है कि देखो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट एट t इक्वल टू 0 वाज 0, वी नो दैट, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि जब मैं t की वैल्यू 0 डालूंगा, इस वाली वैल्यू को 0 डालूंगा, तो ये t की वैल्यू जब 0 रहेगी तो ये e टू द पावर 0 बन जाएगा, और e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 यहाँ पे 1 माइनस 1, ये चीज 0 आ जाएगी। तो अगेन जो इनिशियल कंडीशन थी वो वेरीफाई हो गई। फाइनली हमें पता है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट सीई था, वो भी हम पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे जब मैं t इक्वल टू इन्फिनिटी डालूंगा गाइस इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर इन्फिनिटी इज 0। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 आ जाएगा, और मेरा चार्ज सीई के बराबर आएगा। तो गाइस जो भी मैंने यहाँ पे फंक्शन निकाला है, वो फंक्शन यहाँ पे मेरी जो इनिशियल वैल्यूज थी, इनिशियल कंडीशन थी, और जो फाइनल कंडीशन है उनको जस्टिफाई कर रही है। तो ये फंक्शन मैंने जो निकाले हैं वो करेक्ट निकाले, ये तीनों फंक्शन आर करेक्ट, वेरीफाई कर चुका हूं। ठीक है, और वेरीफाई करने के बाद अब जो लास्ट पार्ट है गाइस वो ग्राफ्स वाला है। तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अब मैं जब ये ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता लगा कि नेचर कैसा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, तो ग्राफ्स गाइस कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे कि इनिशियल और फाइनल देखो, कि इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, फाइनली चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज सीई, एंड गाइस ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइनल बहुत देर लगा रहा है, बट बहुत देर बाद ये कांस्टेंट वैल्यू रीच कर रहा है सीई। सिमिलरली पोटेंशियल का ग्राफ क्या होगा गाइस, पोटेंशियल इनिशियली 0 था और फाइनली पोटेंशियल इज ई, और ग्राफ ऐसा कुछ सिमिलर सा ग्राफ आएगा, बस स्केल डाउन या स्केल अप होगा क्योंकि सी से मल्टीप्लाई कर रखा है चार्ज वाला। और करंट की बात करते हैं गाइस, तो करंट की जो इनिशियल वैल्यू थी हमारी, जैसे ही मैंने स्विच बंद करा था ई बाय आर है, बट जैसे जैसे टाइम पास करता जाता है हम स्टेडी स्टेट रीच करते हैं, और फाइनली जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर कुछ स्टेडी वैल्यू ले चुका होता है तब करंट 0 हो जाता है। तो काफी देर बाद पहले ड्रॉप करना शुरू करेगा जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, और काफी देर बाद करंट 0 की तरफ मूव करने लगेगा। सो दीज आर दी थ्री ग्राफ्स, चार्ज का ग्राफ, पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स का ग्राफ, और करंट का ग्राफ। तो गाइस ये वाला केस तो क्लियर है। यहाँ पे एक और चीज की हम बात करते हैं विच इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट, द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है गाइस, यहाँ पे टाउ, मैं यहाँ पे चार्ज वाला फंक्शन फिक्स से ले लेता हूँ कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने यहाँ पे निकाला था सीई ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ पे गाइस ताओ हम डिफाइन करते हैं ये वाली चीज जो टाइम के नीचे है, ये आर रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटी, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज आरसी। टाइम कांस्टेंट के अंदर क्या हो रहा है गाइस, टाइम कांस्टेंट में ये होगा कि टाइम कांस्टेंट देखो, यहाँ पे ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो ये जो टाइम कांस्टेंट है इसकी यूनिट्स टाइम की ही आने वाली है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम, is the time in which capacitor gets 63% of its final charge। कि जो भी उसके ऊपर फाइनल चार्ज आ रहा है उसका 63%
चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। तो हमने जो ग्राफ देखा था वो कुछ ऐसा था। सीई चार्ज आ रहा है काफी देर बाद, इनफाइनाइट टाइम बाद। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आरसी है, तो अगर मैं चार्ज देखता हूँ एट टी इज इक्वल टू टाउ, तो यहाँ पे आ जाएगा सीई 1 - e⁻ टी की जगह मैं डाल दूंगा टाउ बाय आरसी। और टाउ की वैल्यू क्या है गाइस, आरसी के बराबर ही है, तो ये आरसी बाय आरसी 1 आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा सीई 1 - e⁻ विच इज सीई 1/1/1। गाइस ये वैल्यू याद रख लो, काफी बेनिफिशियल रहती है कि 1/e की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.37, 0.37। तो 1 - 1/e की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.63 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली ये आ जाएगा कि दिस इज इक्वल टू 1 - 1/e इज इक्वल टू 0.63 सी। तो टोटल चार्ज जो आना था वो सी आना था, बट इतने टाइम बाद, टाओ टाइम बाद, टाइम कांस्टेंट टाइम बाद जो चार्ज आ जाएगा वो 0.63 सीई आ जाएगा गाइस। और यहाँ पे मैं डायग्राम के अंदर शो भी कर सकता हूँ कि जब टाइम इतना बीत चुका है, टी हैज बिकम इक्वल टू टाउ, तो जो चार्जिंग हो चुकी है वो 63% कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जो चार्ज आ चुका होगा वो 0.63 0.63 सीई के बराबर चार्ज आ चुका होगा। सो आई होप गाइज दिस मेक्स सेंस। और यहाँ पे एक चीज जो मैं छोटी सी फोकस करना चाहूंगा कि टिपिकल सर्किट्स के अंदर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि टिपिकल सर्किट्स की बात करता हूं, तो टिपिकल सर्किट्स में जो रेजिस्टेंस होती है, कुछ मान लेते हैं लेट से 100 ओम की रेजिस्टेंस है, और गाइस कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड इज अगेन अ बिग कैपेसिटेंस, बट मान लेते हैं कि ठीक है 1 माइक्रोफैरेड के बराबर की कैपेसिटेंस है। तो जो गाइस मेरा टाइम कांस्टेंट यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा टाउ, वो आ जाएगा कितना। एक तो टाइम कांस्टेंट्स की ऐसा यूनिट गाइस सेकंड्स ही है, क्योंकि वो टाइम ही है। तो रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस को अगर मिलाओगे तो अमेजिंगली वो टाइम की यूनिट सेकंड्स ही आ जाएगी। तो यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻4 सेकंड्स आ जाएगा जब मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 100 इंटू 10⁻⁻6। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है, एक मिनट बस मैं ये शो करके दिखाता हूँ कि ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यार कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में, 100% चार्ज होने में टाइम कितना लग रहा है, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। बट 63% चार्ज होने में 10⁻⁻4 सेकेंड लग रहे हैं, चुटकी बजाते ही चार्ज हो जा रहा है। तो यही तो बात है गाइस, इसीलिए तो हम कैपेसिटर्स यूज करते हैं कि बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि देखो 100% चार्जिंग, 100% चार्जिंग रिक्वायर्स इनफाइनाइट टाइम, बट 99%, अगर मुझे सिर्फ 99 तक जाना है तो 99% चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाती है। 99 से 100 जाने में पूरी दुनिया का टाइम बीत जाएगा, बट 99% बहुत जल्दी होती है। 99% ऑफ चार्जिंग is complete in 10 to 15 टाइम कॉन्स्टेंट्स। तो ये पूरी पिक्चर को एक पर्सपेक्टिव देता है टाइम कॉन्स्टेंट, कि मतलब अगर मैं कैपेसिटर लगाता हूं 1 माइक्रोफैरेड का रेजिस्टेंस के साथ 100 ओम की, उसको एक बैटरी के साथ लगाता हूं, तो उसको फुल्ली चार्ज होने में, फुल्ली चार्ज मतलब 100% चार्ज होने में एटर्निटी लग जाएगी, पूरी दुनिया का टाइम निकल जाएगा। बट अगर 99% चार्ज करना है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 10 माइक मतलब 10 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड के अंदर वो 99% चार्ज। तो हमें तो क्या 1% चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो 99% से भी हम काम चला लेंगे। तो दैट इज वाई कैपेसिटर्स गेट फुल्ली चार्ज, मतलब काफी ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज वेरी वेरी क्विकली। दैट इज द की। तो गाइस ये जो हमने केस करा था इसके अंदर कैपेसिटर के ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, बट इमेजिन करते हैं अगर कैपेसिटर के पास कुछ इनिशियल चार्ज होता। कि पहला एक केस लेते हैं जब इनिशियली, जब मैंने कैपेसिटर को देखना शुरू करा उसके बाद कुछ CE/2 चार्ज है, और एक दूसरा केस भी देखेंगे जब कैपेसिटर के पास 3 CE/2 चार्ज।
तो क्या होगा, तो पहले केस वन को देखते हैं कि CE/2 चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे मैं फिर से वही स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ कि देखो CE/2 चार्ज है इनिशियली, तो जैसे ही ये है पिक्चर t इज इक्वल टू 0 माइनस जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच भी हमें पता है कि जो इसके ऊपर चार्ज रहेगा वो रहेगा प्लस माइनस CE/2। एंड गाइस यहाँ पे कुछ करंट भी मान लेते हैं, इनिशियली कुछ करंट आ ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते हुए केवीएल लगाते हैं, और केवीएल जब मैं लगाऊंगा तो याद आएगा E माइनस IR, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, माइनस चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज CE/2 डिवाइड बाय इट्स कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा E माइनस IR माइनस E/2 इज इक्वल टू 0, और जो करंट आ जाएगा यहाँ पे गाइस मेरे पास वो आ जाएगा E/2R। तो इनिशियल करंट कितना आ गया मेरे पास सर्किट में, E/2R, और चार्ज मुझे दे रखा था, और पोटेंशियल डिफरेंस की भी अगर मैं बात करता हूं तो वो E/2 है, CE/2 डिवाइडेड बाय C, चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। तो ये सारी चीजें मेरे पास आ गई गाइस। दिस इज हैपनिंग एट t इज इक्वल टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, करंट इन द सर्किट, करंट कितना है सर्किट के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर पे, वो पता है। जो नेक्स्ट चीज मैं जानना चाहता हूं कि बहुत देर बाद क्या होगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैज पास्ड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पासेस गाइस, जब मैंने ये स्विच बंद कर दिया है यहाँ पे, स्विच बंद करने के बाद काफी देर के बाद हमें पता है कि इसके अक्रॉस कुछ फाइनल चार्ज आ जाएगा, और फाइनल चार्ज फिर से वही आएगा गाइस कि करंट नहीं होगा इस सर्किट के अंदर, फाइनल करंट 0 होगा। तो फिर से मेरे पास क्या आएगा कि यहाँ पे देखूंगा तो E, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो E माइनस 0 माइनस QF/C इज इक्वल टू 0, पर वो C आ जाएगा, और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर EMF ऑफ द बैटरी। तो ये वाली कहानी तो अभी भी सेम है, बस इनिशियल वाली कहानी चेंज हुई है इस केस में, जब इसके ऊपर इनिशियल चार्ज। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एट एनी टाइम, बीच में कोई भी एक रैंडम टाइम है, उस पे क्या चल रही है कहानी, वो देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो कई सिंपल सी बात है, फिर से मुझे आइडिया नहीं है कि किसी भी टाइम टी पे क्या चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ चार्ज मान लिया प्लस माइनस Q, और यहाँ पे कुछ करंट मान लिया I, जो दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता है। फिर से मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए केवीएल लिखना शुरू करा, और जब मैंने केवीएल लिखा तो आ जाएगा E माइनस IR माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। और फिर मुझे गाइस पता है क्योंकि कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उसमें करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि I इज इक्वल टू प्लस dQ/dt। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मेरे पास आ जाएगा जो पहले भी आया था, CE माइनस Q/C इज इक्वल टू IR विच इज इक्वल टू प्लस dQ/dt टाइम्स R। और फिर Q वाली सारी टर्म्स को एक साइड ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा dQ डिवाइडेड बाय CE माइनस Q इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय CR। तो गाइस एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो भी चेंज है वो अब दिखेगा कि जब t इज इक्वल टू 0 था, तो t इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट था वो 0 नहीं था। इस केस में उसके पास कुछ इनिशियल चार्ज था गाइस, ये वाली जो प्लेट प्लस Q चार्ज कैरी कर रही है उसके ऊपर इनिशियली प्लस CE/2 चार्ज था। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 की जगह जो नई लिमिट आएगी वो प्लस CE/2 आएगी। तो ये चीज चेंज है कि जब इनिशियल चार्ज है तो ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड फिर एट एनी टाइम टी मैं चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे क्यू निकालना चाहता हूँ, तो जब मैं इसको सॉल्व करके निकालूंगा गाइस तो मेरे पास आ जाएगा कि ln ऑफ, यहाँ पे माइनस साइन के साथ, CE माइनस Q डिवाइड बाय CE माइनस CE/2। मैंने लिमिट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गाइस, पहली जब मैं Q डालता तो आता ln ऑफ CE माइनस Q, और फिर माइनस ऑफ ln ऑफ CE माइनस CE/2, और ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B इज ln ऑफ A/B। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप करके इसको सीधा ऐसे लिख दिया गाइस, और मेरे पास ये आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू T/CR। जब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो याद आएगा CE माइनस Q डिवाइडेड बाय CE माइनस CE/2 इज C/2 ओनली इज इक्वल टू माइनस T/CR। और यहाँ पे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करूंगा गाइस तो मेरे पास आ जाएगा कि 2 माइनस 2
2q इज इक्वल टू ई टू द पावर, सॉरी यहाँ पे गाइस मैंने एक चीज मिस कर दी, लॉग हटाया था तो यहाँ पे ई टू द पावर आ जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, यहाँ पे भी ई टू द पावर सी ई बाई टू, 1 माइनस सॉरी 2 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो गाइस ये मेरे पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। फॉर दिस कैपेसिटर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चेक कर लेते हैं गाइस। गाइस तो ये फंक्शन वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे पता था कि चार्ज t इज इक्वल टू 0 पे प्लस सीई बाई 2 था, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 डालूंगा। जब टाइम की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये e टू द पावर 0 बन जाएगा और यहाँ पे ये 2 माइनस बना जाएगा। चेक कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही चेक करता हूँ। q एट, तो क्या आ जाएगा सीई बाई 2, 2 माइनस ई टू द पावर 0 विच विल बी अगेन 2 माइनस 1 सीई बाई 2 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, चार्ज इनिशियली वेरीफाई हो गया और हमें पता है कि बहुत देर बाद t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर मैं चार्ज देखता हूँ तो मैं मुझे पता है सीई था, मैं सॉल्व कर चुका हूँ वो वाली पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई भी करके देखते हैं कि क्यू सीई बाई 2 और यहाँ पे 2 ई टू द पावर, यहाँ पे टी की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा तो याद आएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है गाइस, तो ये आ जाएगा मेरे पास q इज इक्वल टू सीई बाई 2 इंटू 2 विच इज सीई। तो आई होप गाइस समझ आ रहा है कि हमने जो फंक्शन निकाला है ये वाला, दिस इज करेक्ट। और अगर ये करेक्ट है तो इसके बेसिस पे मैं दो और फंक्शन निकाल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है वो q बाई सी होगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी e बाई 2, 2 माइनस ई टू द पावर 2 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। एंड जो चार्ज की वजह से करंट की वैल्यू जो मैं निकालूंगा डी क्यू बाई डी टी करके, वो हो जाएगा मेरा पहली वाली टर्म जो है, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे इसको गाइस, वो तो 0 ही आ जाएगी, सीई बाई 2 इंटू 2 सी होगा और मेरे पास आएगा माइनस सीई बाई 2, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 बाय आर सी, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस 1 बाय आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी आ जाएगा गाइस। और यहाँ पे सी सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा ई बाई 2 आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये मेरे पास गाइस सॉल्व करके क्या आ गया है यहाँ पे, चार्ज को यूज करके करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये सारे फंक्शंस मैंने निकाल लिए। यहाँ पे ये करंट का वेरिएशन क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे e बाई 2 है, जो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट था वो e बाई 2 आर था। और यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन के अंदर जो ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे निकाला है गाइस, इसके अंदर अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये e टू द पावर 0 1 बन जाएगा, e बाई 2 आना जाएगा। तो गाइस जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे फंक्शन जानने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि देखो ग्राफ के अंदर चार्ज अगर मुझे देखना है तो चार्ज की इनिशियल वैल्यू कितनी है सीई बाई 2, चार्ज की फाइनल वैल्यू कितनी है सीई, और ये इवेंचुअली स्टेडी स्टेट रीच करने वाला है और स्टेडी स्टेट रीच करेगा तो सीई बाई 2 से सीई जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा बस एक्सपोनेंशियली। नेचर ऑफ द ग्राफ, शेप ऑफ द ग्राफ सेम ही रहेगी, फंक्शन का नेचर सेम है जैसे पहले वाले फंक्शन से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल ई बाई 2 से इनिशियली ई बाई 2 था, फाइनली ई जा रहा है, एंड नेचर ऑफ द ग्राफ इज सेम। एंड करंट की बात करूंगा तो गाइस करंट का फंक्शन, करंट का ग्राफ भी वैसा सही रहेगा कि इनिशियली करंट है ई बाई 2 आर, और हमें पता है कि बहुत देर बाद जो करंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो ये मेरा करंट का वेरिएशन विद टाइम आ गया ई बाई 2 आर से 0। तो गाइस ये सारे ग्राफ्स आई होप हमारे दिमाग में क्लियर है। जल्दी से एक लास्ट केस ऑफ चार्जिंग देख लेते हैं, विच इज जो सेकंड केस था 3CE बाई 2 अगर इनिशियल चार्ज, कि केस 2 और कैपेसिटर की प्लेट पे इनिशियली चार्ज 3CE बाई 2 है। तो जल्दी जल्दी से गाइस
आई वॉन्ट कि तुम पॉज करके खुद से इवेल्युएट करो कि जैसे ही मैंने स्विच बंद करा t=0 उस टाइम पे क्या हो रहा है। तो guys, उस टाइम पे अगर मैं देखता हूं, जैसे मैंने स्विच बंद करा तो यहाँ पे फिर से मैंने कुछ करंट अज्यूम कर लिया है आई, और इसके ऊपर कुछ प्लस माइनस, फिर से जो चार्ज आएगा वो तो सेम ही रहेगा 3CE/2। और मैं अगर यहां से शुरू करके सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ केवीएल लिखूंगा तो आ जाएगा E-IR माइनस 3CE/2 चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा E-IR माइनस 3E/2 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे थोड़ा सा अमेजिंग है गाइस, ध्यान से देखना। IR इज इक्वल टू, जब मैं इसको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, E-3E/2 इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू माइनस E/2। माइनस I/2R का क्या मतलब है? माइनस साइन का मतलब क्या है गाइस? ये माइनस साइन ये बता रहा है कि मैंने करंट जो सर्किट के अंदर एज्यूम करा था वो था किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट माइनस साइन बोल रहा है कि जो एक्चुअली में करंट है, जो एक्चुअली में करंट है इन दिस सर्किट, यहाँ पे गाइस मैं छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। तो जो करंट इन द सर्किट है इस सिचुएशन में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू E/2 है। तो दैट इज दिस। तो आई होप माइनस साइन का मतलब भी इंटरप्रेट करना हमें आता है। तो गाइज हमें चार्ज पता है कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और करंट इन द सर्किट पता है E/2R, बट एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम पिक्चर हमेशा देखते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम पास कर गया है, एंड बहुत ज्यादा टाइम पास करने के बाद हमारे पास जो फाइनल स्टेट होगी वो फाइनल स्टेट ये होगी कि इसके ऊपर कुछ फाइनल चार्ज आ चुका होगा, कांस्टेंट हो चुका होगा चार्ज, और करंट इस लूप के अंदर 0 हो चुका, करंट 0 है। और फिर मैं इस सर्किट के अंदर यहां से स्टार्ट करता हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करूंगा, फिर से वही आएगा E-0 माइनस QF/C इज इक्वल टू 0। तो जो QF की वैल्यू है वो C की आती है। तो मुझे फाइनल चार्ज पता है, मुझे इनिशियल चार्ज पता है, और फिर लास्ट कहानी कि एट एनी टाइम टी क्या चल रहा है, बीच में क्या चल रहा है। फिर से सारी सेम चीजें गाइस, तीसरी बार हम फिर से सेम चीज रिपीट कर रहे हैं ताकि ये चीज कंक्रीट हो जाए दिमाग में। और फिर से मैं सेम ही स्टेप्स करूंगा कि यहाँ पे मुझे चार्ज नहीं पता तो मैं कुछ अननोन प्लस माइनस क्यू अज्यूम कर लूंगा, कुछ करंट आई अज्यूम कर लूंगा यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट करता हुआ केवीएल लिखूंगा, और केवीएल फिर से सेम इक्वेशन बनेगा E-IR माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। और फिर से मैं वही बोलूंगा कि क्योंकि मेरी पॉजिटिव प्लेट के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है करंट एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि I जो है दैट इज प्लस dQ/dt। तो यहाँ पे मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा CE माइनस Q/C। ये मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं गाइस, इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू dQ/dt टाइम्स R। और फिर मैं इसको फिर से रीअरेंज करके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दूंगा कि dQ/CE माइनस Q इज इक्वल टू dt/RC। और फिर से मैं इंटीग्रेट करूंगा, और यहां पे वो सारा डिफरेंस है जो इनिशियल कंडीशन का है, यही मैं बार बार फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इनिशियल चार्ज चेंज करने में सेम ही सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आ रहा है एनी टाइम टी के एनालिसिस में, वो इस पे आ रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे जो प्लस क्यू वाली प्लेट थी, जो इस केस में जो प्लस क्यू वाली प्लेट है उसके ऊपर इनिशियल चार्ज था 3CE/2। एंड किसी भी टाइम टी पे मैं क्यू निकालना चाहता हूं यहाँ पे गाइस। तो जब मैं ये चीज सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि ln ऑफ, फिर से मैं माइनस ln ऑफ CE माइनस क्यू अपर लिमिट डाल के डिवाइडेड बाय CE माइनस 3CE/2 जो लोअर लिमिट है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन भी है, T/RC। और जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा गाइस तो मेरे पास आ जाएगा ये, थोड़ा सा एक और स्टेप ऑफ कैलकुलेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ये आ जाएगा जब मैं लॉग से एक्सपोनेंशियल में जा रहा हूँ तो CE माइनस क्यू, CE माइनस 3CE/2 इज माइनस CE/2 इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस T/R। एंड
गाइस यहाँ पे जब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि सीई डिवाइडेड बाय सीई बाई 2 आ जाएगा, प्लस 2 क्यू बाय सीई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर। एंड गाइज यहां पे जब मैं और सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू सीई बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर। ये आ गया मेरे पास फंक्शन। दिस इज माय चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेरीफाई कर लेते हैं गाइज कि अगर मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 डालता हूं तो ये आ जाएगा सीई बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस ई टू द पावर 0, वो आ जाएगा 3 सी बाई 2, और मेरा इनिशियल चार्ज 3 सी बाई 2 ही था लेफ्ट वाली प्लेट पे। एंड गाइज कि एट इंफिनिटी भी हम निकाल चुके हैं, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और जब माइनस इंफिनिटी की वैल्यू ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 डालूंगा तो आ जाएगा 2/2 सी। तो ये वेरीफाई हो गया है कि मेरा फंक्शन करेक्ट है। और ये जैसे ही वेरीफाई हो गया मैं सीधा पोटेंशियल का फंक्शन लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल इज Q बाई सी, तो दैट विल बी E बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। एंड जो करंट आ जाएगा वो डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, वो आ जाएगा सी ई बाई 2 माइनस 1/RC ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये माइनस साइन एक रिटेन हो जाएगा गाइस, और ये E बाई 2R ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन आया है इस फंक्शन के अंदर, ये क्या बोल रहा है कि जो तुमने जनरल करंट अज्यूम करा था, ये जो यहाँ पे जो तुमने अज्यूम करा था करंट, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा था, जो ये जनरल केस सॉल्व कर रहे थे। और जो तुम्हारा ये फंक्शन का माइनस साइन आया है, वो बोल रहा है कि जो एक्चुअल करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये माइनस साइन की सिग्निफिकेंस लेते हैं कि नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट करंट इन द लूप is in anti-clockwise direction। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि हमने जनरल केस में क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना था, आई को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया था। एंड गाइस अगर मैं जल्दी से इसी केस के ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो इनिशियल चार्ज था लेफ्ट वाली प्लेट पे वो 3 CE/2 है, और जो फाइनल चार्ज है वो सीई है, तो यहाँ पे चार्ज घटा है। बट वो नेचर ग्राफ के जो चार्ज के घटने का है वो वैसा ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली गाइस पोटेंशियल के बारे में भी सेम ही चीज बोल सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल था 3E/2, फाइनल पोटेंशियल है E, और वो घटा है 3E/2 से ही, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। और अगर करंट की बात करूंगा गाइस, तो करंट मेरी E/2R की वैल्यू से डिक्रीज होके फिर से क्या गया है, 0, फाइनली 0 हो रहा है। तो ये मेरे ग्राफ्स आ गए गाइस। तो मैंने 3 केसेस देखे हैं यहाँ पे गाइस, जिसके अंदर एक बार 0 चार्ज था, एक बार जो फाइनल चार्ज है उससे कम चार्ज था बट कुछ चार्ज था, और एक बार जब फाइनल चार्ज जो है उससे ज्यादा चार्ज था, तब क्या हुआ। और ऑलमोस्ट एनालिसिस हमने देखा सेम है सारे केसेस। अब ट्यूटोरियल के अंदर हम और भी केसेस करेंगे, और इंटरेस्टिंग केसेस करेंगे। हमने अभी तक एक भी केस यहाँ पे नहीं करा जो डिस्कस, जिसके अंदर आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लेके भी सॉल्व करना है, वो वाले केसेस भी देखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, सारे केसेस हम कवर करेंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर व्हिच इज द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग में क्या है कि गाइस अब मैंने कैपेसिटर चार्ज कर लिया, अब मैं उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कहीं और यूज करना चाहता हूँ, किसी और रेजिस्टर के साथ यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक चार्ज कैपेसिटर लिया, और उसको एक रेजिस्टर के साथ अटैच कर दिया, और फिर मैंने स्विच बंद कर दिया। तो जैसे ही मैंने स्विच बंद करा, पहली चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो ये वाली जो पिक्चर है ये एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस की पिक्चर है। तो अगर मुझसे कोई बोलता है कि एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग दी स्विच की पिक्चर बनाओ, तो मैं बोलूंगा कि यार जैसे ही मैंने स्विच बंद करा होगा इसकी दुनिया में कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। लेट मी जस्ट यूज दिस डायग्राम ओनली जो मेरे पास ऑलरेडी है।
कि जैसे ही मैंने स्विच बंद करा होगा गाइस, वैसे ही जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है वो सेम रहा होगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट एट t is equal to 0 minus is equal to charge on the capacitor plate at t is equal to 0 plus which is equal to q naught। तो ये चीज मैं यूज कर रहा हूं पहली तो। और फिर मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे कुछ करंट होगा, इस सर्किट के अंदर कुछ करंट होगा आई, और करंट की जो वैल्यू होगी अगर मैं यहां से शुरू करता हूं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ गाइस, तो पहले मैं कैपेसिटर की नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा हूँ। कैपेसिटर के ऊपर क्यू नॉट चार्ज है और कैपेसिटेंस सी है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो इंक्रीज आएगा प्लस क्यू नॉट बाय सी। और फिर मैं रेजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो ओम्स लॉ बोलता है कि करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल घटेगा तो माइनस आई आर, और घूम फिर के उसी पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ तो जीरो। तो मेरे पास जो इनिशियल करंट है सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू आ रही है क्यू नॉट बाय आर। इनिशियल करंट इन द सर्किट इज क्यू नॉट बाय आर। अब मैं सीधा ही बात करूंगा इसकी एट एनी टाइम टी क्या हो रहा है, कि किसी भी टाइम टी पे यहाँ पे कुछ प्लस, यहाँ पे कुछ माइनस और यहाँ पे कुछ क्यू चार्ज आ गया है। क्यू इज डेफिनेटली लेस देन जो इनिशियल चार्ज था क्यू नॉट, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है। एंड यहाँ पे कुछ करंट होगा आई, और फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ केवीएल लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जाने में क्यू बाई सी इज ए माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, क्यू बाय सी इज इक्वल टू आई आर। एंड गाइस यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला केस इंटरेस्टिंग है कि इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये मेरी पॉजिटिव प्लेट है प्लस क्यू चार्ज वाली, और इसको करंट लीव कर रहा है। तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा कि आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी। जब मैं ये चीज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा कि Q बाई सी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी टाइम्स आर। रीअरेंज करने पे गाइस मेरे पास ये टर्म्स आ जाएंगी कि डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी बट विद अ माइनस साइन। और फिर यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा गाइस, और इंटीग्रेट करने पे जो मेरी लिमिट्स जाएंगी यहाँ पे, क्या टी इज इक्वल टू जीरो, कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज था क्यू नॉट, एंड एट एनी टाइम टी हम क्यू निकालना चाहते हैं। तो ये इंटीग्रेट करने पे मेरे पास आ जाएगा कि ln ऑफ q बाय q नॉट इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, और जो चार्ज की वेरिएशन आ जाएगी विद टाइम वो आ जाएगी q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये मेरा वेरिएशन ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं इस फंक्शन को उठा के कि चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है गाइस अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो एट t इज इक्वल टू जीरो अगर मैं देखूंगा तो दैट विल बी क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस जीरो विच इज जस्ट क्यू नॉट। तो ये वेरीफाई हो गया क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियल चार्ज क्यू नॉट दे रखा था। और जो करंट अगर मुझे देखना होगा इस, तो करंट अगर मैं यहाँ पे निकालना है करंट का फंक्शन, तो करंट इज माइनस डी क्यू बाई डी टी। यू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट, क्योंकि अब ये वाले केस में आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी थी, यहाँ पे माइनस आई ने रखना है। फिर क्यू नॉट और ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस वन बाई आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी आ जाएगा गाइस। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस बन जाएगा क्यू नॉट आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। और यहाँ पे हम ये चेक भी कर सकते हैं गाइस कि जो करंट आएगा, करंट एट टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय आर सी ई टू द पावर माइनस जीरो विच इज क्यू नॉट बाय आर सी आ जाएगा गाइस, जो हमने पहले ही यहाँ पे सॉल्व करके निकाला था। इनिशियल करंट इज क्यू नॉट बाय आर सी। तो सारी चीजें वेरीफाई हो गई, हमारे फंक्शन वेरीफाइड है। पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखना हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज Q बाय C, तो ये आ जाएगा Q नॉट बाय C e टू द पावर माइनस T बाय R। और अगर ये तीनों ग्राफ मुझे ड्रॉ करने हुए तो कैपेसिटर के ऊपर इनिशियल चार्ज है Q नॉट और फाइनली कितना हो रहा है जीरो गाइस। यहाँ पे ये चीज भी चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे करी नहीं थी, कि ऑल्सो यहाँ पे ऑल्सो चार्ज एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी कितना होगा Q नॉट इनटू ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होगा, कि फाइनली सारा का सारा चार्ज लूज हो चुका होगा। तो यहाँ पे चार्ज की फॉर्म में देखेंगे तो इनिशियल चार्ज क्यू नॉट
और फाइनली डिक्रीज होके 0। पोटेंशियल इनिशियल क्यू नॉट बाय सी और फाइनल चार्ज 0 हो गया तो फाइनल पोटेंशियल भी 0 हो गया गाइस। एंड इनिशियल करंट क्यू नॉट बाय आर सी था और फाइनल जब डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा तो करंट भी 0 हो जाएगा। तो तीनों की नेचर सेम है ग्राफ। सो गाइज आई होप ये सारी चीजें अपने को दिख रही हैं कि यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। इनिशियल पिक्चर देखो कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, फाइनल पिक्चर देखो कि जब स्टेडी स्टेट रीच हो चुकी है तब क्या हो रहा है, और फिर बीच की पिक्चर देखो यूजिंग केवीएल एंड एक इक्वेशन बनाओ जिसको इंटीग्रेट करके हम चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। तो ये चीजें अगर हम कर पाएंगे तो हम सारे क्वेश्चंस ऑफ ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग सॉल्व कर पाएंगे। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। इतने बेसिक से हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ट्यूटोरियल सेशन ऑफ दिस क्लास। एंड नेक्स्ट में मैं थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, नेक्स्ट लेवल सर्किट्स, थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट, यहाँ पे एक ही कैपेसिटर यूज हुआ है, मे बी मल्टीपल कैपेसिटर होते हैं तो क्या करना होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक, work hard, and guys, happy learning.